फाइलें तैयार कर सुधा बॉस के कैबिन में पहुंची तो पता चला कि वे घर के लिए निकल चुके हैं। ओह, लगता है जल्दी में भूल गए। चलो, उनका घर तो रास्ते में ही है, देते हुए निकल जाऊंगी। एक बस ही तो बदलनी पड़ेगी। सोचते हुए सुधा बॉस के घर के लिए चल पड़ी। बंगले के बाहर खड़े चपरासी ने उसे अंदर बैठक तक पहुंचा दिया था। बॉस बेटे को पढ़ा रहे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी, लेकिन डैडी, मैडम ने दूसरे तरीके से समझाया था, जो बहुत शॉर्ट था। दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा। काफी देर तक दोनों की बहस सुनने के बाद सुधा से रहा नहीं गया और वह सर के पास पहुंचकर बोली, सर, बच्चा ठीक कह रहा है, इसे इस तरह HCF निकाल कर करेंगे। पलक झपकते ही सुधा ने सवाल हल कर दिया। हाँ मैडम ने बिल्कुल ऐसे ही तो सिखाया था। ध्रुव खुशी से उछल पड़ा। अच्छा, अब अपने कमरे में जाकर बाकी होमवर्क करो, मुझे कुछ काम है। आप यहाँ? संजय ने डैडी से बॉस की भूमिका अख्तियार कर ली थी। ये फाइलें पूरी हो गई थीं। मुझे लगा अर्जेंट है तो घर देने आ गई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फाइलें चेक करवाकर सुधा जाने लगी तो संजय बोल उठा, मैथ्स अच्छी है आपकी। जी थैंक यू। यहाँ से पहले मैं स्कूल में थी तो मैथ्स ही पढ़ाती थी और दूसरे विषय भी पढ़ाती थी, पर मैथ्स के लिए बच्चे मुझे आज तक याद करते हैं। प्रशंसा से उत्साहित हो बोलते समय सुधा ने यह नहीं सोचा था कि यह आत्म प्रशंसा उसे कितनी भारी पड़ेगी। ठीक है, कल से आप ध्रुव को 1 घंटे मैथ्स पढ़ा दिया करें। ऑफिस के बाद मेरे साथ ही आ जाना, बाद में ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। पर सर, मेरे पास इतना वक्त। सुधा फंस गई थी। आप जो फीस लेंगी मुझे मंजूर है। दरअसल पढ़ाई छोड़े इतना वक्त हो गया है, फिर वैसे ही ऑफिस के इतने झमेले, उस पर घर आने के बाद भी चैन नहीं। अंदर कदम रखते ही शिकायतों का पुलिंदा शुरू हो जाता है। संजय को लगा कि वह आवेश में कुछ ज़्यादा ही बोल गया है, इसलिए उसने बीच में ही बात रोक दी। तो कल आप तैयार रहना। सुधा के पास स्वीकृति में गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन वह अपने कमरे में पहुंचते ही अपने रूममेट नेहा के सम्मुख बिफर पड़ी। नेहा ने उसे समझाया कि बॉस से बनाकर चलने में ही समझदारी है, जब तक कि वह उसके साथ कोई गलत हरकत न करे। मुंह नोच लूंगी यदि उसने ऐसा कुछ किया तो। देर तक सुधा बड़बड़ाती रही और नेहा उसे शांत करती रही। घर से दूर इस घर में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थीं। 2-4 दिन चले इस क्रम में ही सुधा के सम्मुख बॉस के घर का खाका काफी स्पष्ट हो गया था। बॉस की पत्नी नीलम काफी अहंकारी स्वभाव की महिला थीं। हर वक्त उनकी त्योरियां चढ़ी रहती थीं। मुस्कुराना तो शायद उन्होंने सीखा ही नहीं था। सुधा जैसी सुंदर युवती का रोज पति के संग घर आना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। बॉस संजय उसे जरा पलायनवादी प्रवृत्ति के लगे। घर, बीवी से निर्लिप्त वे स्वयं को ज्यादा से ज्यादा देर ऑफिस की फाइलों में डुबोए रखते थे। हाँ, 12 वर्षीय ध्रुव न केवल पढ़ाई में अच्छा था, वरन अन्य गतिविधियों में भी रुचि रखता था और सुधा से इस बारे में विचार विमर्श भी करता था। घर के उबाऊ उखड़े वातावरण से निर्लिप्त वह भी अपनी पढ़ाई, खेलकूद, कंप्यूटर आदि में ही मस्त रहता था। सुधा की उससे अच्छी बनने लगी थी, लेकिन चौथे दिन ही नीलम मैडम ने उसे अल्टीमेटम पकड़ा दिया। शाम को ध्रुव का खेलने का समय होता है, आप दिन में आकर पढ़ा दिया करो।
लेकिन दिन में मैं ऑफिस में रहती हूँ। वो मैं संजय से बात कर लूँगी। सुधा के सम्मुख फिर गर्दन हिलाने के अलावा कोई चारा न था। घर आकर नेहा के सामने वह खींच निकालने के अतिरिक्त कुछ न कर पाई। उस दिन मैडम का मूड काफ़ी अच्छा था। कल ध्रुव का जन्मदिन है, आप पढ़ाने के बाद यहीं रुक जाना। पार्टी के बाद ड्राइवर आपको घर छोड़ जाएगा। सुधा का मन हुआ मना कर दे, लेकिन एक तो ध्रुव का आग्रह और फिर पहली बार मैडम की कृपा दृष्टि, वह इनकार नहीं कर पाई। खूब सारे चॉकलेट्स और गेम की सीडी पाकर ध्रुव खुशी से उछल पड़ा। वह कंप्यूटर पर मस्त हो गया और सुधा मैडम के पास रसोई में चली गई। वैसे तो घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन कुछ विशेष व्यंजन बनाने और बैठक सजाने में सुधा ने पूरा सहयोग दिया। नीलम उससे बहुत खुश हो गई। पार्टी में भी उसने आगंतुकों के सामने सुधा की दिल खोलकर तारीफ की। संजय और नीलम बड़े प्रेम और आदर से मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना आदर्श नजर आने वाला यह जोड़ा साधारणतः एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करता। देर रात तक सुधा नेहा को पार्टी की ही सब बातें बताती रही। दोनों दिल के बुरे नहीं हैं, फिर पता नहीं क्यों एक दूसरे से इतना खिंचे खिंचे रहते हैं। जब हमारी शादी होगी तब सब समझ आ जाएगा। अभी सो जा और मुझे भी सोने दे। नेहा करवट बदल कर लेट गई तो सुधा भी सोने का प्रयास करने लगी। उस दिन से सुधा के संबंध मैडम से मधुर हो गए थे। अब वह पढ़ाने के बाद कभी कभी उसे चाय के लिए रोक लेती थी। बातों बातों में ही सुधा को पता चला कि नीलम मैडम काफ़ी अमीर और प्रतिष्ठित घराने की थीं, जबकि बॉस एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। शायद बॉस की अच्छी नौकरी के कारण ही यह रिश्ता तय हुआ होगा, सुधा ने कयास लगाया। उस दिन सुधा ध्रुव को पढ़ाने पहुंची तो पता चला वह स्कूल से लौटा ही नहीं था। वार्षिकोत्सव की तैयारी के कारण स्कूल की छुट्टी देरी से होने वाली थी। सुधा लौटने लगी तो नीलम ने उसे रोक लिया। अब आई हो तो कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुधा ने नीलम की नब्ज छुई तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। चाय के संग टैबलेट देकर लौटने लगी तो नीलम ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर और बैठो, तुमसे बातें करने का मन कर रहा है। आत्मीयता में नीलम तुम पर आ गई थी। सुधा उनके दिल के दर्द को महसूस कर चुपचाप बैठ गई। संजय और ध्रुव दोनों ही बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। टीवी पर सास बहू सीरियल्स देखकर आखिर कितना वक्त गुजारा जा सकता है। किटी पार्टियों में भी मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। सच कहूँ तो अभिजात्य परिवार से होते हुए भी मुझे उस तरह की कोई लत नहीं है। फिर तो आपका और सर का नेचर एक जैसा है। वे भी तड़क भड़क से दूर, शांत सीधे साधे हैं। सुधा ने अपना मत रखा। काफ़ी जान गई हो अपने सर के स्वभाव के बारे में। अच्छा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? यह क्या सवाल है? नहीं तो। सुधा की जुबान लड़खड़ा गई। अच्छा, पहले प्यार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुधा उठ खड़ी हुई। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। तुम गलत समझ रही हो, बैठो। मैं यह जानना चाह रही थी कि क्या इंसान कभी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाता? क्या संजय उस टीचर को कभी भुला पाएंगे? कौन टीचर? सुधा को बात कुछ कुछ समझ आने लगी थी, तो उसके प्रति दूरी बरतने के पीछे मैडम के मन का यह पूर्वाग्रह था। संजय एक साधारण परिवार की लड़की जो एक टीचर थी को पसंद करते थे, लेकिन जब मेरा रिश्ता गया तो उनके माता पिता ने बात पक्की कर दी। संजय जानते थे कि उस टीचर से शादी के लिए
अपने माता पिता को कभी नहीं मना पाएंगे, इसलिए मुझे मन से मान गए। आप ये सब कैसे जानती हैं? खुद संजय ने बताया था। जब हम पहली बार अकेले में मिले थे तो आपने शादी करने से मना क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब मुश्किल है। एक तो शायद यह है कि पहली नज़र में संजय जैसा सुदर्शन, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, उच्च नौकरी वाला युवक मुझे भा गया था। दूसरे, मुझे लगा संजय उस लड़की के तो कभी होंगे नहीं, तो फिर किसी और के होने के बजाय मेरे ही क्यों ना हो जाएं। कुछ मुझे अपने रूप और पैसे का भी घमंड था। मुझे लगा वे शादी के बाद उसे भूलकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। फिर सुधा को इस प्रेम कहानी में रस आने लगा था। संजय ने मुझे सम्मान दिया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, लेकिन वो प्यार, वो दीवानगी जिसकी मुझे अपेक्षा थी, मुझे कभी हासिल नहीं हुआ। अपना दम्भ खोखला साबित होने पर मैं चोट खाई नागिन की भांति बिफर उठी। बात बात पर उन्हें प्रताड़ित करने लगी। अपने पैसे का रौब दिखाकर उन पर हावी होने का प्रयास करने लगी। फलस्वरूप संजय मुझसे कटने लगे। मैं आज भी उनकी पत्नी मात्र हूँ, प्रेयसी नहीं। क्या संजय सचमुच अपने पहले प्यार को जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे? पूरी कहानी सुन लेने के बाद सुधा का आत्मविश्वास लौट आया था। वह स्वयं को काफी महत्वपूर्ण समझने लगी। मैं इस अनुभव से गुजरी तो नहीं हूँ मैडम। प्लीज सुधा, मुझे मैडम मत कहो। छोटी बहन मानकर तुमसे अपना दर्द बयान किया है। दीदी, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि पहला प्यार विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, जो समझ आने पर अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सर के दिल में उस टीचर के लिए छुटमुट स्मृतियों के अलावा अब कुछ बचा होगा। सच कह रही हो? आशा की एक किरण नीलम की आंखों में कौंध उठी। हाँ दीदी, बिल्कुल सच। तुमने मेरे दिल को आज बहुत तसल्ली दी है। नीलम ने भावावेश में सुधा का हाथ कसकर थाम लिया तो वह अनमनी सी हो उठी। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। सुधा की व्याकुलता नेहा से छुप नहीं सकी। सुधा ने सब कुछ उगल दिया। मैं नहीं जानती नेहा, दीदी को तसल्ली देकर मैंने अच्छा काम किया या बुरा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझसे उनकी पीड़ा नहीं देखी गई। मैं दिल से चाहती हूँ कि उन दोनों का मिलन हो जाए, पर कैसे? इतने नाजुक रिश्ते के बीच में करूं भी तो क्या? सुधा की चिंता का कोई समाधान ना था। ध्रुव का कोर्स समाप्त हो चुका था, इसलिए सुधा ने वहां जाना बंद कर दिया था। परीक्षा समाप्त होते ही ध्रुव मम्मी के संग ननिहाल चला गया। सुधा ने भी अपने आप को ऑफिस के कामों में डुबा दिया था। एक दिन ऑफिस से निकलते बहुत अंधेरा घिर आया। संजय ने सुधा को घर छोड़ देने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि आखिरी बस भी निकल चुकी थी, सुधा को मानना पड़ा। दोनों के बीच चुप्पी पसरी रही। आखिर संजय ने ही मौन तोड़ा। ध्रुव और नीलम के फोन आते रहते हैं। दोनों वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। जादू सा कर दिया है तुमने उन पर। ध्रुव का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, इसका श्रेय भी तुम्हें ही जाता है। ध्रुव को स्कूल खुलने से पहले यदि एक बार मैथ्स का कोर्स करवा दिया जाए तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर तो उन्हें बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस बार नीलम ने बहुत दिन लगा दिए हैं। हमेशा तो जल्दी लौट आती थी। कुछ ख्याल ही नहीं मेरा। आपको है? आक्रोश में जाने कैसे सुधा के मुंह से निकल गया। क्या कहा तुमने? मैं नीलम का ख्याल नहीं रखता। सॉरी सर, गलती से। नीलम ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है? पिछले कुछ समय से मैं उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देख रहा हूँ। उसका अभिमान, दर्प सब कहीं खो सा गया है। एक टूटन सी महसूस कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ना कोई उपालंब, ना कोई अवहेलना, बस किसी सोच में गुम तुम्हारे संग इधर वह काफी वक्त बिताने लगी थी। मुझे बताओ सुधा, कोई परेशानी है उसे?
मैं उसे उदास परेशान नहीं देख सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। संजय भावुक हो गया। तो फिर वह टीचर? सुधा से रहा नहीं गया। कौन? शायद तुम पूनम की बात कर रही हो। नीलम ने बताया होगा। उसे तो मैं कब का भुला बैठा। एक दिन स्टेशन पर ही देखा था। उसके मुटियाई सी बच्चे को लटकाए कर्कश आवाज में 5 रुपए के लिए कूली से झगड़ रही थी। वह भी क्या उम्र होती है ना। नई नई जवानी, नई नई खुमारी। हर सुंदर लड़की प्रेमिका नजर आने लगती है। मौसमी बुखार। थोड़े समय बाद सब उतर जाता है। आश्चर्य है, नीलम अभी तक उस लड़की के बारे में सोचती है। चलो, ध्रुव की पढ़ाई के बहाने उन्हें बुला लेता हूँ। यह ठीक सुझाया तुमने। बस यहीं रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी। सुधा गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में पहुंचते ही नेहा के सम्मुख फट पड़ी। अजीब बोड़म, लल्लू आदमी से पाला पड़ा है। कौन? नेहा चकित थी। अरे वही मेरा बॉस, बीवी को बुलाने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। सीधे से फोन करके नहीं कह सकता, नीलम डार्लिंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सुधा, तुम्हारा पर्स कार में रह गया था। संजय सर को दरवाजे पर देख सुधा और नेहा के तो होश ही उड़ गए। निर्विकार भाव से संजय ने सुधा के कांपते हाथों में पर्स थमाया और लौट गया। शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। तुम व्यर्थ कांप रही हो। नेहा ने सुधा को ढांढस बंधाना चाहा, लेकिन सुधा तब तक संभल चुकी थी। सुन भी लिया तो क्या, मुझे अब नौकरी की परवाह नहीं। बस मेरी दीदी के चेहरे पर मुस्कान खिल आए। अगले दिन सुधा धड़कते दिल से ऑफिस में प्रविष्ट हुई और सीधे सीट पर जाकर बैठ गई। अभी चपरासी उसका निलंबन पत्र लेकर आता ही होगा। और सचमुच चपरासी आ गया। साहब ने आपके नाम यह पत्र छोड़ा है। छोड़ा है मतलब? आपको नहीं मालूम? वे अपनी फैमिली को लेने गए हैं। सुधा की सांस हलक में अटक गई। लिफाफे पर उसी का नाम था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। अंदर केवल एक शब्द था, थैंक यू। नीचे हस्ताक्षर थे, लल्लू बोड़म। सुधा के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान खिल उठी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।